हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बेहतर होंगे। तो आज से हम जो है प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। मुझे लगा कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपको पढ़ाया जाए ताकि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर हो और आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और ये आज मैं 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आई हूँ। आगे भी इसी तरह से प्रश्न आते रहेंगे और उनका अध्ययन हम करते रहेंगे। आप भी पढ़ते रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिस्टोरिका किस शताब्दी में लिखी गई थी? हिस्टोरिका जिसे हेरोडोटस ने लिखा था, वो 5वीं शताब्दी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध न हो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति व वैदिक काल की गणना किस काल में की जाती है? ये है आदि ऐतिहासिक काल, जो दूसरे नंबर का है, आदि ऐतिहासिक काल में की जाती है। ठीक है, इसमें हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति ये दो संस्कृतियां इसके अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, किसने कहा पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत की मानव संस्कृति की व्याख्या करती है? तो इसका उत्तर है बीबी लाल। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिला है? बिलासुरगाम से। कहीं कहीं पे सुरग्राम भी होता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिलासुरगाम। हमारा अगला प्रश्न है, जहाँ गंधार शैली में गंधार शैली में स्वाभाविकता पर बल दिया गया है, तो मथुरा शैली में किस पर बल दिया गया है? उत्तर है आध्यात्मिकता पर। गांधार शैली स्वाभाविकता की बात करती है, वास्तविकता की बात करती है, और ये आध्यात्मिकता की। ठीक है। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्रों से किस प्राचीनतम राजवंश की कलात्मक उन्नति का संकेत मिला है? उत्तर है गुप्त काल की। प्रश्न नंबर 8 है, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं, शाकल, वास्कल, शंखायन, मांडुकेय और अश्वलायन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी ऋषि विश्वामित्र ने। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में है? कंधार अभिलेख। ठीक है। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ शिलालेख कौन सा है? 7वां। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो उत्तर है कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? वो थी चित्रात्मक। इसे भाव चित्रात्मक भी कहा जाता है। भावों से हम समझते हैं, क्योंकि इसे पढ़ा तो जा नहीं सका, इसलिए हम चित्रों के आकार देख के किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इससे उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति का रचना काल क्या है? मनुस्मृति लिखी गई थी शुंग काल में। इसका रचना टाइम पीरियड है 200 बीसी, 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक। नवनीतकम की रचना किस काल में हुई थी? ये हुई थी गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, फाहियान भारत कब आया था? फाहियान भारत आया था 5वीं शताब्दी में। ये इस बार के यूजीसी नेट के एग्जाम में भी प्रश्न आया हुआ था। फाहियान 5वीं सदी में भारत आया था। किस गुप्त शासक के दरबार में चिकित्सक धन्वंतरी रहा करते थे? उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में धन्वंतरी नाम के चिकित्सक रहा करते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, अशोक का समकालीन विदेशी राजा तुर्मय
ये कहाँ का शासक था? तुर्मय जो था वो मिस्र का शासक था। बृहदारण्यक एक उपनिषद का नाम है। इसमें किनके संवाद का वर्णन किया गया है, यानी इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है? याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी, इनके संवाद का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, आद्य ऐतिहासिक काल को और किस नाम से जाना जाता है? हम उसे और किस नाम से जानते हैं? कांस्य युग। इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। ताम्रपत्र पर लिखा जाने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है? सहगौराभिलेख। इसे ताम्रपत्र पर लिखा गया है। भारत का प्रथम अभिलेख जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ये था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये पहला अभिलेख है जिसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भारत का प्राचीनतम लेख कौन सा है? ये है पीपरहवा कलश लेख। ये लिखा गया था 483 बीसी में। 483 बीसी में और क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का निर्वाण। ओके। अगला प्रश्न है, डायनोसियस किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? बिंदुसार के। जैसे मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ऐसे ही डायनोसियस आया था, उसके पुत्र बिंदुसार के दरबार में आया था। और ये डायनोसियस को भेजा किसने था? जैसे मेगस्थनीज को भेजा था सेल्यूकस ने, डायनोसियस को भेजा था मिस्र के राजा टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस, इनका नाम है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में अधिकांशतः किस धातु के सिक्के चलते थे? वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन किसके ज्यादा चलते थे? चांदी के। मोस्टली चांदी के सिक्कों का ही प्रयोग किया जाता था। तो ये कुछ जो है मैच द फॉलोइंग टाइप के प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं, तो ये आज के 30 प्रश्न फिर कंप्लीट हो जाएंगे। ये स्थल हैं जो हमें मिले थे और ये किस नदी के तट पर हैं, उनके बारे में हमें मैच करना है। पहला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। तो ये हो गया 1। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, हो गया 2। कालीबंगा जो है ये तो घग्गर नदी से ही है। चौथा है लोथल। लोथल भोगवा नदी के तट पर है, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है और ये क्रॉस आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये पुस्तकें और ये है इनकी रचयिता। महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखी थी? पतंजलि ने। तो ये आ जाएगा 1 पे। कुमार संभव। कुमार संभव है, रघुवंशम है, मेघदूतम है, ये सब लिखे थे कालिदास। तो ये 2 पे आ जाएगा। उत्तर रामचरितम लिखी थी भवभूति ने। तो ये आ जाएगा 3 पे। और अष्टाध्यायी पाणिनि, ये 4 पे आ जाएगा। इसके अलावा अर्थशास्त्र था वो कौटिल्य ने लिखा। अगला मैच फॉलोइंग है, ये प्राचीन नाम दिए गए नदियों के और इनके जो आधुनिक नाम है, आजकल के जो नाम है ये हैं। जैसे वितस्ता को आजकल बोला जाता है आधुनिक नाम में झेलम। पारुष्णी को बोला जाता है रावी। विपाशा को व्यास और अस्किनी को चुनाव। इसमें मैच नहीं करना है, ये बस सीधे सीधे लिखे गए हैं, इसलिए मैंने मार्क बनाया हुआ है। अगला है कुछ अभिलेखों के नाम है और इनकी अभिलेखकर्ता यानी कि लेखक, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? हमने अपने पीछे भी पढ़ा था, रुद्रदामन द्वारा। तो यह आ जाएगा 1। मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त का है, गुप्त शासक, 2 पे आ जाएगा। तीसरा है जौगढ़। जौगढ़ जो 8 स्थलों से प्राप्त हुए ना, उसमें से एक स्थल है जौगढ़। तो किसके है ये? अशोक का है, ये है 3 पे आ जाएगा। और मेहरौली चंद्रगुप्त द्वितीय दिल्ली में है जो 4 पे आ जाएगा, कुतुब मीनार के पास है ना। ये फिर से पुस्तकों के नाम आ गए हैं और ये इनके रचयिता है। कुबलाई माला ये लिखा गया था उद्योतन सूरी द्वारा। ये एक जैन थे, कोई जैन भिक्षु, इनको हम कह सकते हैं। ये 1 पे आ जाएगा। तिलक मंजरी धनपाल द्वारा लिखा गया था। ये नीति वाक्यम सोमदेव सूरी के द्वारा, ये 3 पे आ जाएगा। और कथा सरित सागर द्वारा लिखा गया था सोमदेव के द्वारा,
ये 4 पे आ जाएगा। तो ये मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गया है। 30 प्रश्नों की श्रृंखला जो है यहीं पे समाप्त होती है। आगे इस तरह से अभी बहुत प्रश्न आएंगे। अभी तो प्राचीन भारत अभी जस्ट शुरू ही हुआ है। पूरा गुप्त पोस्ट के बाद तक प्राचीन भारत चलता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला मुझे लगा प्रश्नोत्तर के माध्यम से अगर पढ़ाया जाए तो थ्योरेटिकल में क्या है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है। इससे जो है प्रैक्टिस भी अच्छी रहती है और हमें पता भी लगता है कि हम कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग आते हैं। और ऐसा कोई नाम नहीं है जो हमने नाम नहीं पढ़ा है, पहले सब कुछ पढ़ा हुआ है ना। तो आप इनका रिवाइज करिए, इनको बार बार पढ़िए, रटने की जरूरत नहीं है। 3-4 बार पढ़ेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि ये सब पहचाने हुए नाम है, आपने पढ़े हैं कहीं ना कहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।